ओके जी, हम ये मायोटोनिया जेनिकिया तक हमने डिस्कस कर लिया था। अभी मैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज़ तक डिस्कस करूँगा। सॉरी कि वो दरमियान में जो कट होगी वीडियो मेमोरी फुल हो चुकी थी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज़ के अंदर क्या है? इनहेरिटेड डिजीज़ है कैरेक्टराइज्ड बाय वीकनेस एंड वेस्टिंग। डिस्ट्रॉफी का लफ्ज़ आ गया तो मतलब वेस्टिंग हो जाएगी स्केलेटल मसल की विदाउट ब्रेक डाउन ऑफ द नर्व टिश्यू। मतलब इसके अंदर नर्व टिश्यू डैमेज नहीं होता, सिंपल जो है ना वो मसल की वीकनेस और वेस्टिंग हो जाती है यूज़ ना करने की वजह से। शो लॉस ऑफ द स्ट्रेंथ, ज़ाहिर बात है जब वीकनेस होगी, ठीक है, और वेस्टिंग होगी तो लॉस ऑफ स्ट्रेंथ भी होगी। इंक्रीज डिसेबिलिटी एंड डिफॉर्मिटीज़। ओके हो गया, मतलब वो उसका काम करने की जो एबिलिटीज़ हैं और उसके अंदर जो मुख्य डिफॉर्मिटीज़ आना शुरू हो जाए, जिस तरह सुकड़ता जाएगा वो वेस्ट होता जाएगा, उस तरह वो डिफॉर्म भी होता जाएगा। तो ये एक सिंपल सी इसके बारे में था मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज़ के अंदर, और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है ना वो है प्रोन बेली सिंड्रोम। ये भी आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। आई थिंक ये सेकेंड ईयर के अंदर जो है ना वो एब्डोमन पेल्विस उसके अंदर काफ़ी है। पार्शियल एंड कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द एब्डोमिनल मस्कुलेचर, मतलब एब्डोमन की जो मसल है ना सिक्स पैक्स वाले, रेक्टस आ गया और इसके अलावा एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस, उनमें जो है ना उसकी एब्सेंस हो कंप्लीट या पार्शियल। एब्डोमिनल वाल इज़ सो थिन दैट आर्गन आर विजिबल, इतने थिन हो जाते हैं कि आप आर्गन को जो है ना वो विजिबिलिटी उनकी मालूम होती है। स्किन से आप बता सकते हैं कि ये लीवर है, यहाँ पे स्प्लीन है, ये पेंक्रियाज आपको दिखता नजर आएगा। कैन बी इजीली बी पल्पेटेड। ओके हो गया। अब इसके अंदर काज क्या है? अकाम इस वजह से जो है ना एब्सेंस ऑफ मसल है जिसकी वजह से काज अकामुलेशन ऑफ फ्लूइड दैट डिस्टेंडेड एब्डोमिनल। अब इसके अंदर जो है ना वो फ्लूइड की अकामुलेशन होगी जिसकी वजह से एब्डोमन जो है ना वो बाहर को निकला हुआ नजर। डिस्ट्रॉफीज ऑफ दी एब्डोमिनल मसल, जो बाकी एट्रोफी ऑफ जो मसल है ना, बाकी जो रहे कच्चे मसल हैं उनकी एट्रोफी हो जानी है हमारे पास। अगर मैं आपको एक पिक्चर दिखा दूं तो बहुत ये देखो यार, ओह माय गॉड, देख रहे हो? ये लेट मी फोकस इट यार। ओके, इसके देखो ये बिल्कुल मसल जो है ना वो ख़त्म हुए पड़े हैं बेचारे के। आपको हर चीज़ विजिबल, और ये देखो ये डिस्टेंडेड हो चुकी है। जब मसल ही नहीं है तो फ्लूइड अकामुलेट होता जाएगा जिसकी वजह से वो एब्डोमिनल जितना भी कंटेंट है वो डिस्टेंड हो जाएगा और आप इजीली जो है ना वो उसको पलपेट कर सकते हैं। ये देख लें इसका बेचारे का। सही है। तो ये क्लिनिकल दिखाने का यही मकसद है कि आप जब भी हॉस्पिटल में आपको नज़र आए ना तो आप इजीली इसको डिटेक्ट कर दें। नेक्स्ट जो और भी क्लिनिकल है ना जो मैंने इस जगह लिख लिए हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे होता है डिजीज मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज, इसको हम कहते हैं DMD। ये भी इस तरह लिख के भी आ सकता है। ये मोस्टली जो है ना सीवियर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है जिसके अंदर हाँ ये बॉयज़ को जो है ना मोस्टली इफेक्ट करती है। इसके अंदर मसल वीकनेस शुरू हो जाती है एज ऑफ 4 के अंदर, 4 ईयर में, और ये वर्स होती जाती है अचानक क्विकली। और मसल लॉस जो होता है ना वो पहले थाइज़ के ऊपर, पेल्विस जो इतना भी होता है ना वहाँ से शुरू होकर ना और फिर ऊपर तक जो है ना वो आर्म्स तक जाना शुरू हो जाता है। अगर मैं इसकी वही जिस तरह जो दूसरी मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज है ना वैसे ही ये दिखा रहा है कि यहाँ पे देखो, ये देखो पहले थाइस के ऊपर से मसल जो है ना वो ख़त्म होना शुरू हुआ, फिर उसके बाद जो आर्म के ऊपर जो है ना वो मसल की जो है ना वो ट्रॉफीज होना शुरू हुई, मतलब उसकी ख़त्म होना शुरू हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्रेकियल सिस्ट और ब्रेंकियल फिस्चुला। ये दोनों क्या बुला है? ब्रेंकियल सिस्ट जो है ना ये बेसिकली एक स्वेलिंग है अपर पार्ट ऑफ नेक एंटीरियर टू स्टेनोक्लिड। जो हमारे पास स्टेनोक्लिडोमास्टाइड मसल आ रहा था ना, बिल्कुल इसके एंटीरियर जो है ना आपको एक स्वेलिंग नज़र आती है नेक के ऊपर एंटीरियरली। सही है। यानी सर्वाइकल जो है ना लिम्फो एपिथेलियल इसका दूसरा नाम भी हम कह सकते हैं। और गर्दन के ऊपर ये बिल्कुल विजिबल होती है। अगर मेरे पास ये देख सकते हैं, ये देखो यहाँ पे स्टेनोक्लिडोमास्टाइड है ना ये वाला, सही है मसल, ठीक। ये स्टेनोक्लिडोमास्टाइड है SCM। तो इसका बिल्कुल आगे एक आपको सिस्ट नज़र आएगी जिसे हम कहते हैं ब्रोंकियल सर्वाइकल सिस्ट, और इसी के साथ जो होता है ना वो फिस्टुला। बेसिकली ये भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होती है ना ब्रेंकियल अपरेटस आपने पढ़ा होगा, सही है, थ्योरी के अंदर। तो उसकी सारे के सारे अब नॉर्मल डेवलपमेंट से जो है ब्रेंकियल फिस्टुला हो जाता है, और ये एक पाउच जो है ना उसका आर्च, सेकंड ब्रेंकियल आर्च और पाउच उनके दरमियान एक आप कह लें कि कॉमन एक पाथवे है एक किस्म का। सही है। जब ना ये स्किन और थ्रॉट जो है ना फेरेंक्स के दरमियान जो म्यूकस मेम्ब्रेन है जितनी भी नेक के ऊपर, उससे रिलेटेड है ये। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये देखो, सही है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ब्रेंकियल फिस्टुला, ये उसके सिस्ट के बिल्कुल उसी की ही एक कॉपी आप समझ लें। सही है।
ये एक, ये देखो ब्रेंकियल सिस्ट विद एक्सटर्नल फिस्टुला आपको नज़र आ रहा होगा, सही है। तो ये बस एक छोटी सी है, इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बहरहाल ये याद करने तो कर लेना। नेक्स्ट जो है ना वो है टीचर कॉलिन सिंड्रोम, इसको TCS भी लिखा जाता है, सही है। अब ये क्या है, मैंडिबुलो फेशियल डिस्टोसिस, इसका एक जो है ना वो क्लिनिकल फाइंडिंग, ये मतलब कि डिफॉर्मिटीज ऑफ द आइज़, ईयर, चीक बोन और जितने भी चिन्ह है ना इसके अंदर जो है ना अफेक्टेड पर्सन जो है ना वो माइल्ड टू सवेयर इसकी कंडीशन हो सकती है। आपको जो है ना उसके मैंडिबल जो है ना लोअर जाज हो गया और फेशियल जो भी मसल्स हैं उसकी आपको डिस्ट्रोसिस नज़र आएगी एक किस्म की। अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊँ ना तो ये देखो इस तरह के अगर आपको बच्चे नज़र आए तो आप इसे टीचर्स कॉलेज सिंड्रोम भी कह सकते हैं, सही है। ये देख रहे हैं अभी, इसकी गौर से देख लें, या ये देख लो, सही। इनकी एक टिपिकल आपको शेप नज़र आती है टीचर्स कॉलिन सिंड्रोम की। नेक्स्ट हमारे पास आता है पेरिस रोबन सिंड्रोम। ये भी कोई साइंटिस्ट है जिसने देखा होगा, शायद उसी के नाम से। इसके अंदर जो है ना वो आपको अंडर डिवेलप्ड जो होता है ना वो जाज नज़र आएंगे, सही है। इसके अलावा बैकवर्ड जो होता है ना टंग की डिस्प्लेसमेंट नज़र आएगी। इसके अलावा अपर एयरवे जो है ना वो उसकी ऑब्स्ट्रक्शन आपको दिखने में मिलेगी, सही है। ये तीन चीज़ें जो है ना इस सिंड्रोम्स के अंदर हमारे पास कॉमन है। लेट मी चेक अगर इसकी डायग्राम कोई हुई, हाँ ये देखो, सही है। अंडर डेवलपमेंट ऑफ द जाज जो मैंने कहा था, बैकवर्ड इसकी जो है, अगर हम टंग की बात करें तो ये इसके अंदर देखो बैकवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टंग, सही है। और नंबर 3 पे हमने कहा था अपर एयरवे जो होता है ना उसकी ऑब्स्ट्रक्शन। जब जा ही इतना नहीं हुआ तो यहाँ पे देखो इसी डायग्राम के अंदर अपर एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन आपको नज़र आ रही है। तो ये तीन चीज़ें जो है ना वो हमारे पास पेरिस रोबन सिंड्रोम में आ जाती हैं। नेक्स्ट जो होता है ना वो हमारे पास है डिजॉर्ज सिंड्रोम। ये भी एक साइंटिस्ट का आई थिंक नाम है जिसने इसे कवर किया है। इसके क्रोमोसोम नंबर जो होता है ना वो 22, इसके ऊपर सारे का सारा मसला होता है, सही है। अब ये मैं आपको PDF दे दूंगा, जिसको चाहिए ना, सही है, वो PDF के लिए मुझसे कॉन्टैक्ट कर ले, उसी के अंदर मैंने सारे का सारा लिखा हुआ है। तो अब इसके अंदर जो है ना वो 20 जो सेकंड क्रोमोसोम इसका स्मॉल सेगमेंट जो उसकी डिलीटेशन हो जाती है। अब इसके अंदर मेनली जो होता है ना वो हमारे पास हार्ट प्रॉब्लम आ जाते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक फेशियल फीचर्स हमारे पास दिखने को मिलते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। डेवलपमेंट जो होता है ना वो डिले आपको मिलेगी, ठीक है। लर्निंग जो है ना उसकी सारी की सारी, ठीक है, उसके अंदर मसला आपको नज़र आएगा। प्लस जो है ना क्लेफ्ट पैलेट, ठीक है, मतलब जो तालू है ना उसका एब्सेंस हमें मिलेगी। तो ये सारे के सारे जो है ना वो डिजॉर्ज सिंड्रोम के अंदर हमारे पास इसकी डिफॉर्मिटी। अगर आपको मैं पिक्चर दिखा दूँ तो ये देखो इसके क्लेफ्ट पैलेट जो है ना मोस्ट कॉमनली जो है ना ये तालू और जो दोनों जो होते हैं ना मैक्सिलरी बोन उनके दरमियान एक खला रह जाता है, सही है। क्लेफ्ट लिप भी कई किसी किसी केस में आता है, ये देखो। डेवलपमेंट ऑफ दी शिज़ोफ्रेनिया हो गया, वही मैंने कहा। उसके अलावा हार्ट की जो होता है ना वो सारे के सारा आ रहा था। इस तरह अस्थमा इन्फेक्शन लंग से रिलेटेड है और लो स्टेट एयर फेशियल डिस हो गया, ये वाला ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, आपको अच्छा आइडिया हो रहा होगा, सही है। अब नेक्स्ट है ए ग्लोसिया। ग्लोसिया का लफ्ज़ जहाँ भी आ जाए आपने कहना है कि ये टंग से रिलेटेड है। अगर ज़ुबान एबसेंट हो तो इसे कहते हैं ए ग्लोसिया। हेमीग्लोसिया, हैमी का मतलब वो आधा ही है ना, तो मतलब एंटीरियर 2/3 जो होता है ना वो टंग की देखो दो होती है ना, आपने हेड एंड नेक में पढ़ा होगा। ये सल्कस टर्मिनल होते हैं, ठीक है। एंटीरियर 2/3 और पोस्टीरियर 1/3 में इसको डिवाइड कर लेता है, वी शेप्ड एक स्ट्रक्चर होता है ना, सही है। तो अब यही कह रहा है कि एंटीरियर 2/3 के अंदर जो है ना वो कुछ ना कुछ सेपरेशन आपको नज़र आ जाती है, नॉन अपेरेंस लिंगुअल स्वेलिंग वगैरह, ठीक है। तो उसी वजह से हमें इसे कहते हैं हेमीग्लोसिया। अब नेक्स्ट है माइक्रोग्लोसिया। अगर मैं इसको हेमीग्लोसिया की एक डायग्राम दिखाऊं तो एंटीरियर 2/3 ऑफ दी टंग के ऊपर ये देखो ना सारे का सारा हुआ है। कंजेनिटल नाम नहीं हो गया ए ग्लोसिया एब्सेंस, ठीक है। हेमीग्लोसिया में जो होता है ना वो फेलियर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ वन साइड ऑफ द टंग, मतलब आधी टंग बनी हुई है और आधी टंग जो है ना वो हमारे पास बनी ही नहीं है। तो ये था हेमीग्लोसिया। नेक्स्ट है माइक्रोग्लोसिया, मतलब ज़ुबान तो बनी है लेकिन वो छोटी सी है। मैक्रोग्लोसिया मतलब बड़ी ज़ुबान, सही है, मतलब लंबी ज़ुबान आप कह लें कि मुंह से भी बड़ी ज़ुबान बाहर की तरफ टपकने वाली होगी। ये इस डायग्राम में आपको मैक्रो वाला मतलब मुंह से भी बड़ी ज़ुबान जो है ना वो बाहर निकली हुई नज़र आएगी, तो आपने इससे कहना ये मैक्रोग्लोसिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टंग टाइप। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि
आप अगर अपनी ज़ुबान को ऊपर करें ना तो आपको ज़ुबान के बिल्कुल नीचे एक छोटा सा ना लिगामेंट की तरह चीज़ है जिसे हम कहते हैं फरनैकुलम, ठीक है। अगर वो ना फरनैकुलम जो है ना वो हद से छोटा हो तो वो ज़ुबान को क्या करेगा, उसकी मूवमेंट को थोड़ा सा रोक लेगा, ठीक है। एक किस्म की यानी आप कह लें कि टाई बांध गई है टंग को कि वो अपनी एग्जैक्ट मूवमेंट नहीं कर सकती। तो इसी को हम कहते हैं कि वो ये है टंग टाइज। अगर मैं आपको इसको डायग्राम की सूरत में दिखा दूँ तो ये देखो, सही है, ये बड़े वादे हैं। ये देखो, ये नीचे आपको फरनैकुलम नज़र आ रहा है, लिंगुअल फरनैकुलम जिसे हम कहते हैं, सही है, वो हद से ज़्यादा छोटा। अब टंग ने जब ज़ुबान बोलते हो वो बाहर निकलना है तो बाहर नहीं निकल पाएगी क्योंकि इसकी वजह से। तो इसकी हम बेसिकली ना यहाँ से सर्जरी कर देते हैं और इसको फरनैकुलम को काट के ना ये जो भी इसका ट्रांसप्लांट वगैरह होता है वो करके तो ये इसकी मूवमेंट टंग की थोड़ी ना सही हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है बाइफिड टंग। नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि ज़ुबान की जो है ना वो दो हिस्सों में डिवाइड हुई पड़ी है, स्प्लिट हुई हुई है, ठीक है। जिस तरह होता है ना क्लेफ्ट लिप, इसी तरह क्लेफ्ट टंग होता है या इसका दूसरा नाम हम कहते हैं ग्लासोशियासिस, ठीक है। इस तरह करके इसके स्पेलिंग होते हैं कि मतलब आपको ज़ुबान जो है ना वो दरमियान से कटी हुई नज़र आएगी, जिससे कटी ज़ुबान होती है इस तरह होती है। इसी वजह से फिर जो इसके टेस्ट बर्ड होते हैं वो भी थोड़े से कंप्रोमाइज़ होते हैं। तो ये था बाइफिटन, छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज, आप इसको एक दफ़ा नज़र मार लीजिएगा। मैंने में भी वो अगर टंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछे तो यहाँ से कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगर थायराइड से बात करें तो हमारे पास आता है लिंगुअल थायराइड। अमूमन थायराइड जो होता है ना वो गले के ऊपर होता है ना, ठीक है। आपने ये लिंगुअल थायराइड मतलब लिंगुअल जहाँ पे लफ्ज़ आते हैं ज़ुबान से रिलेटेड है, टंग से रिलेटेड है, तो आपने कहना है एक्टोपिक थायराइड टिश्यू जो है ना वो बेस ऑफ द टंग के ऊपर आपको जो नज़र आएगा ना, ठीक है। एक्टोपिक थायराइड टिश्यू एट द बेस ऑफ द टंग। अब ये एम्ब्रियोलॉजिकली डेवलपमेंट ऑफ द टंग के जो है ना वो थोड़ा सा मसला आ जाता है, इसी वजह से एक्टोपिक टिश्यू जो है ना वो कुछ ना कुछ टंग के ऊपर आपको मिलेगा। और वो उसकी जब हमने हिस्टोलॉजिकली स्ट्रक्चर देखा तो वो थायराइड से रिलेटेड था। तो अगर ये वाली डायग्राम मैं आपको दिखा दूँ तो ये देखो, ज़ुबान के बिल्कुल नीचे जो है ना आपको एक छोटा सा ये नज़र आ रहा है, ठीक है, जिसे हम कह रहे हैं एक्टोपिक थायराइड, या यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा होगा, सही है। तो ये से हम कहते हैं लिंगुअल थायराइड जो ज़ुबान से रिलेटेड है। नेक्स्ट है इंट्राथोरेसिक थायराइड। अगर वो थोरेसिक कैविटी के अंदर आपको आप अगर उसका एक्सरे करवा लेना तो आपको उसी एक लिम्फ सा नज़र आएगा, ठीक है, जो जो कि ना एक ग्वाइटर जिस तरह होता है ना इसी तरह का आपको स्ट्रक्चर नज़र आएगा। लेकिन जब उसको देखा गया तो वो हिस्टोलॉजिकली थायराइड के ग्लैंड से ही मिलता जुलता था, इस वजह से हमने कहा था इसे इंट्राथोरेसिक थायराइड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास सबलिंग, ये मज़ीद स्पेसिफिक है, टंग के बिल्कुल जो है ना वो नीचे आ जाएगा, जिससे हम कहेंगे सब लिंगुअल थायराइड। ये लिंगुअल थायराइड जो है ज़ुबान के ऊपर भी हो सकता है दाएं बाएं, लेकिन ये सब लिंगुअल जो है ना ये हमेशा आपको टंग के बिहाइंड ही नज़र आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि लेटरल अबेरेंट थायराइड। ये वाला जो है ना वो नॉर्मल थायराइड से बिल्कुल थोड़ा सा साइड पे जो है ना आपको एक पैथोलॉजिकली थायराइड ग्लैंड आपको अब नॉर्मल सा नज़र आएगा, सही है। लेटरल टू दी जुगुलर वेन आप कह लें, मतलब आप कह लें लेटरल टू जुगुलर वेन, सही है। आपकी जो जुगुलर वेन है इसकी बिल्कुल लेटरली आपको एक थायराइड की तरह एक स्ट्रक्चर नज़र आएगा, गोइटर बना हुआ, आप इसे हम कहेंगे लेटरल एबरेंट थायराइड। अगर इस डायग्राम में आप देखें ना तो ये देखो, इसके गले के बिल्कुल यहाँ पे जुगुलर वेन आ रही है, इसके बिल्कुल यहाँ पे थायराइड ग्लैंड आपको अब नॉर्मल सा नज़र आएगा, इससे हम कहते हैं लेटरल। नेक्स्ट है एक्सेसरी थायराइड। ये एक्सेसरी थायराइड जो है ना वो एडिशनल थायराइड ग्लैंड है। अमूमन जो होता है ना C3 से C4 ट्रेकियल लिंक तक मेरे ख्याल में आई थिंक होता है ना। तो ये जो है ना हम आपको नज़र आएगा सेकंड और फोर्थ ट्रेकियल कार्टिलेज की कहीं भी ऊपर नीचे जो है ना वो एक एक्सेस जो है ना वो थायराइड ग्लैंड आपको नज़र आ जाएगी, जिसे हम कहते हैं एक्सेसरी थायराइड। लेकिन वो लोकेशन उसकी नॉर्मल थायराइड ग्लैंड की तरह ही ऑलमोस्ट उसी रीजन के अंदर आपको नज़र आनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास माइक्रोस्टोमिया एंड मैक्रोस्टोमिया। अगर हम माइक्रोस्टोमिया की बात करें, मतलब सोमा, मतलब आपको यहाँ से कुछ सोमा से रिलेटेड नज़र आ रही होगी, तो मतलब स्मॉल जो है ना साइज माउथ होता है, जिसकी वजह से जो हमारे पास ना डिफ़िकल्टी इन फूड इनटेक हो गया, प्रोनाउंसिएशन हो गया, पुअर हाइजीन हो गया, और कॉस्मेटिक्स प्रॉब्लम ये जो है ना आपको फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं माइक्रोस्टोमिया। लेट मी चेक अगर इसकी कोई पिक्चर्स आपको अच्छी सी मिल जाए ना, सही है। हाँ ये देखो, सही है, ये माइक्रोस्टोमिया की ये है कि उसका जो है ना वो मुंह थोड़ा सा
अपने नॉर्मल साइज़ से जो है ना वो काम आपको, इस वजह से उसको बोलने में प्रॉब्लम है, प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है, इस तरह की सारी चीज़ें आ जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैक्रोस्टोमी। मैक्रो नाम में काम है, मतलब कि मुंह जो है ना वो अनयूजुअली वाइड हो सकता है, मतलब अपने नॉर्मल साइज़ से भी बड़ा हो सकता है। क्लेफ्ट जो होते हैं ना, इसकी वजह से मोस्टली क्लेफ्ट फेस आपको नज़र आएगा, मतलब बाई फिट फेस आपको नज़र आ सकता है। ये डायग्राम के अंदर आपको बिल्कुल ये वाज़ेह नज़र आ रहा है, ठीक है। फटा हुआ जिस तरह होता है ना मुंह, तो इसी तरह आपको एक क्लिनिकल फाइंडिंग इसकी नज़र आ सकती है, तो इसे हम कहते हैं मैक्रोस्टोमिया। नेक्स्ट है कंप्लीट हाइपरट्रॉपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, इसे हम कहते हैं HPS, इसका दूसरा आम लफाज में। तो ये आपको पाइलोरिक से नाम याद है, स्टीनोसिस मतलब कि जो भी स्टोमिक है ना, ठीक है, इसका एक कार्डिक एंड होता है, ये होता है पाइलोरिक एंड। तो यहाँ पे जो है ना वो कुछ एक्सेस है मस्कुलर लेयर ऑफ पाइलोरस जो है ना, इसकी जो है ना वो हाइपरप्लेजिया आप कह रहे हैं, सही है, हाइपरप्लेजिया हो सकता है जो भी पाइलोरस का मसल है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे सारे का सारा ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, सही है। अब ऑब्स्ट्रक्शन होगी, फूड आगे नहीं जाएगी, तो ये इसका मोस्ट कॉमन फाइंडिंग जो है ना वो वोमिटिंग होता है, सही है। अब ये सर्जिकली जो है ना वो हम करके फिर इसका सारे का सारा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अब अगर मैं दिखा दूँ तो ये वाली डायग्राम सही है, ये देखो, ये हो गया ना लोअर एंड ऑफ द स्टोमक। तो यहाँ पे देखो एक्सेस पाइलोरस मसल जो है ना वो जो ऑब्स्ट्रक्शन करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास डाइजेशन प्रॉब्लम्स और बहुत सारी की सारी आपको दिखने में मिलेंगी। तो गाइस जितने भी हो सकते थे मुझे इंपॉर्टेंट मस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड मैंने कोशिश की है सारे के सारे इसी वीडियो में कंपाइल कर दूँ। होप्स हो कि कुछ ना कुछ आइडिया होगा, बाकी आप खुद बुक से देखेंगे तो इंशाल्लाह होगा। अगर किसी को नोट्स चाहिए तो मुझे मैसेज कर देगा। नो डाउट अच्छे नहीं बने हुए इतने, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गुजारा कर लेगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अगर मुझसे कोई गलती है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।